तो जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें अपने आदरणीय की बात है। एवं नाराकाश एवं बरौनी रिफाइनरी के लिए सौभाग्य की बात है कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम से हम एक ऐसे लेखक मुख्य मंच पर बड़े ही जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ ही अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है। श्री राजेंद्र राजन एक व्यक्ति नहीं है, यह एक विचार है। 15 वर्ष तक ये मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक महासचिव बने थे। फिलहाल अभी भी वे महासचिव मंडल के सदस्य हैं और इन्होंने कई किताबों की रचना की है और उस किताबों के माध्यम से अभी पिछले दिनों एक इनका उपन्यास भी आया है, उसकी भी चर्चा चलेगी। और इनसे संवाद करने के लिए हम एक ऐसे साहित्यकार को बुला रहे हैं जो कि न केवल साहित्यकार हैं बल्कि चिकित्सक हैं और जिनके शब्दों में संजीदगी है, विचारों में स्पष्टता है। ऐसे हम सभी के चहेते युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक सर को हम आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। डॉक्टर तो अभिषेक सर आंख के चिकित्सक हैं और आजकल आंख दिखाना आम बात है, लेकिन सर ऐसे हैं जो कि आंख नहीं दिखाते, आंख देखते हैं। यही सर की खासियत है, यही सर की विशेषता है। अपने आप में समाज के लिए एक नई प्रेरणा देती है। उससे पहले हम अनुरोध करते हैं बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन के अतिरिक्त महासचिव आदरणीय संजीव सर से कि आप श्री हमारे लिए सौभाग्य पौधा कभी नहीं मुरझा सकता। बरौनी रिफाइनरी की ओर से, कल्याण केंद्र की ओर से यह शॉल आदरणीय राजन सर को समर्पित। आज हम सम्मानित हो रहे हैं आदरणीय राजन सर को सम्मानित करके, हमारे लिए परम शुद्धि लाता है। उसी तरह से हमारा यह पौधा पर्यावरण को शुद्ध करता है। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हमारे कल्याण केंद्र के सचिव महोदय प्रेम के भूखे हैं राजन सर के कि माधव सम प्रिय नहीं को। यह अपने आप में यह जो उपन्यास है, उस उपन्यास के माध्यम से इन्होंने एक महिला के संघर्ष की जो कहानी का वर्णन किया है और उस उपन्यास के बारे में हमारे अभिषेक सर भी इनसे सवाल पूछेंगे। और वर्तमान समय में हमारा साहित्य किस दिशा में जा रहा है, हमारे छात्र, हमारे नौजवान साहित्य से क्यों हट रहे हैं और साहित्य की धार को तीक्ष्ण बनाने के लिए और क्या क्या करने की आवश्यकता है। और हम जो कि एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो एक शिक्षाविद हैं, हमें इस साहित्य को चारों दिशा में फैलाने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए। चूँकि हमने आरंभ में ही कहा आपसे कि राजन सर अपने आप में एक विचार हैं, तो इनसे जो बातचीत होगी हम सभी सुधी दर्शकों से, श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि आप इनके एक एक संवाद को बड़े ही गहराई से सुनेंगे और समाज को बदलने वाली वह सोच, इनके एक एक शब्द आप जब तौलिएगा तो हीरे से अधिक बेशकीमती हैं। तो अब मैं उस संवाद में बाधा नहीं बनना चाहता और यह मंच मैं समर्पित करता हूं आदरणीय अभिषेक सर को कि सर आपका हार्दिक स्वागत है, पुनः हार्दिक अभिनंदन है तमाम आगत अतिथियों का। वागीश भाई को धन्यवाद, राजेंद्र राजन सर को सादर प्रणाम। परिचय से आप लोग रूबरू हो ही चुके हैं और परिचय की औपचारिकता में आप लोगों को मैं उलझाऊंगा भी नहीं। अभी राजन सर की एक उपन्यास, राजन सर का एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है, माधवी सम प्रिय नहीं को। तो उपन्यास
पढ़ने में बहुत अच्छी लगी। और बातचीत की शुरुआत करने से पहले इस उपन्यास से रिलेटेड एक इंटरेस्टेड जो घटना हुई वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो उपन्यास की सफलता है मेरी दृष्टि में। राजन सर का उपन्यास मुझे 6 तारीख को मिला मनोरंजन भाई के माध्यम से, और मैं क्लिनिक से घर जाने के बाद इसके स्टडी में लगा, उपन्यास पढ़ने लगा। अब जितने पृष्ठ पढ़ते गया उतना इसमें मुझे इंटरेस्ट आते चला गया। वाइफ बार बार बोल रही थी खाना खा लीजिए, और हम खाना छोड़ के माधवी के मोह पास में जकड़ रहे थे। इसके अलावा जब नौबत आई सोने की तो बार बार बोले जो आप सो जाइए, बहुत लेट हो गया। और लेकिन ये उपन्यास हमको छोड़ ही नहीं रहा था। और बात लास्ट में ये हुई, जब हम सोने गए तो वाइफ जगी। तो यह उपन्यास राजन जी के उपन्यास की यह सफलता है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति इसको एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो इसके पन्ने में खोते चले जाएंगे। एक बार फिर से राजन जी आपको एक सफल उपन्यास लेखन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात को आगे नहीं खींचते हुए हम साहित्य के मुद्दे पर राजन जी से कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ सवाल भी पूछेंगे वर्तमान साहित्य को लेकर। तो एक बार फिर से बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं राजन जी से ही इस उपन्यास के बारे में 2 शब्द का संदेश सुनना चाहता हूं, जो यहाँ बैठे साहित्य प्रेमी और साहित्यकार भी कुछ हैं उनको। अरमान आनंद और नीलेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सूचना दी कि आपको अपने नए उपन्यास के सिलसिले में चर्चा में भाग लेना है। और इसके बाद डॉक्टर अभिषेक का टेलीफोन आया कि मैं ही आपके साथ संवाद में उपस्थित रहूँगा। तो सभी अपने हैं, लेकिन जब अपने सवाल जवाब करें तो चाहे लाख सिद्ध प्राणी हो, उसके भीतर कुछ कौतूहल भी पैदा होता है और एक सवाल भी उठता है कि किस तरह के सवाल पूछेंगे, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। और जब सवाल पूछने वाले साहित्य से जुड़े हो और उपन्यास को पढ़ लिया हो तो किस लेखक ने क्यों कैसे क्या लिखा, पाठकों के लिए ज़रूरी नहीं है कि लेखक की दृष्टि से ही चीज़ों को देखें। इसलिए पाठकों के दिमाग में क्या क्या सवाल उठ रहे होंगे, एक पाठकीय प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, एक पाठक की हैसियत से जो मेरे भीतर सवाल उठते रहे हैं वही सवाल और लोगों के साथ भी होते होंगे। तो यहाँ तो बच्चों की भरमार है। और इसलिए बच्चों, तुम लोग उपन्यास जानते हो क्या होता है? किस्सा कहानी सुने हो? तोता मैना की, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़े हो? ईदगाह में क्या है? मेला घूमने जाते हो? तो ईदगाह में मेला घूमने के लिए कौन गया था? दोस्तों के साथ बोलो। हामिद गया था। तो इसमें से कोई हामिद बन जाओ और मेला घूमने के लिए निकल चलो। तो क्या खरीदोगे? आजकल के बच्चे खरीदते हैं पिस्तौल, बंदूक खरीदते हो ना? क्या बोलो, यही नहीं खरीदते हो? क्या क्या पिस्तौल खरीदने वाले कौन कौन हो? हाथ उठाओ। जो पिस्तौल खरीदे हो हाथ उठाओ। अच्छा गिराओ। बंदूक कौन कौन खरीदा है? अच्छा, गुड़िया खरीदे हो? गुड़िया, सुंदर लड़की का फोटो गुड़िया खरीदे हो? तो लड़की और लड़का गुड्डा और गुड़िया का खेल खेलते हैं और खरीद के लाते हैं। और हामिद क्या खरीदा? चिमटा। तो तुम लोगों में से कोई चिमटा खरीदने वाला बोलो, कोई चिमटा खरीदोगे
दुकान से, बाजार से, मेला से नहीं खरीदोगे तो चिमटा की कहानी सुनाएंगे, सुनोगे तो हल्ला नहीं करोगे, हल्ला नहीं करोगे तो चिमटा क्यों खरीदा हामिद? और तुम चिमटा, आप लोग चिमटा क्यों नहीं खरीद रहे हैं ये हम बताएंगे। सुनना चाहते हो तो हल्ला होगा तो नहीं बताएंगे। अरे आप लोग चिमटा क्यों नहीं खरीदे, गुड़िया क्यों खरीदे, बंदूक पिस्तौल क्यों खरीदे, रंग वाला पिचकारी क्यों खरीदे, ये हम बताएंगे तब जब हल्ला बंद करोगे। हल्ला बंद। हाँ, तब अब इस उपन्यास के बारे में देखो बच्चों, ये किताब है। अरे पहले इस किताब को देखो, इसमें चिमटा है, ऐसे बंदूक भी है, पिस्तौल भी है, रंग की पिचकारी भी है, देख रहे हो। हल्ला करोगे तो कुछ नहीं देखोगे। तो इस उपन्यास को क्यों लिखा गया, सवाल है डॉक्टर अभिषेक का कि क्यों लिखे, क्या जरूरत थी इसकी। 8 साल 9 साल की बच्ची जो फूलों के संग विचरती है, तितलियों के पीछे दौड़ती है, उसके भीतर दुनिया देखने की लालसा है और वो चाहती है कि इस फूलों की खूबसूरती जिंदगी में आए, फूल से खूबसूरत हमारा जीवन हो और ये फुलवारी है, ऐसी ही हमारी दुनिया हो। सब बच्चे चाहते हो फुलवारी देखे हो, फूल, फूल से प्यार करते हो, तब हल्ला क्यों करते हो? हल्ला मत करो। तो ये फूल के साथ बिछड़ने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था माधवी। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे और बाल विवाह जानते हो, बच्चे में बच्चा का ब्याह हो जाता है। अब तो कम होता है, कानून बन गया। अब कानून क्या बना, 21 साल से कम उम्र के लड़के और लड़की और 23 साल से कम उम्र का लड़का, इसका ब्याह नहीं होगा। लेकिन आज से 40 साल 50 साल पहले क्या होता था, 7 साल की बच्ची, 8 साल का बच्चा, इसका ब्याह हो जाता था। और इससे भी ज़्यादा बेमेल ब्याह क्या होता था, बेटी भार होती थी। हमारी बेटी सब बैठी हुई है, उस जमाने को देखो। विद्यापति का नाम सुना है? वो क्या गीत गाते हैं, पिया मोर आनहर मोर तरुणी गे, मैं जब युवती हूँ और ब्याह हो गया किससे, एक बूढ़ा से। तो बेमेल विवाह इससे भी खतरनाक क्या हुआ, एक बच्ची 9 साल की और उसका बेटी बेचने वाला एक गिरोह अपहरण कर लेता है और अपहरण करके जाके 1800 रुपया में उसको बेच डालता है, जिसकी जमीन जायदाद कट चुकी है। बाढ़ के गंगा के बाढ़ में उसकी जमीन चली गई, दूसरी जगह खानाबदोश होके वो बसा हुआ है। उसका ब्याह नहीं हो रहा है, अभी ब्याह नहीं होता है जिसको नौकरी नहीं मिलती है। पहले ब्याह नहीं होता था जिसको जमीन जायदाद नहीं रहती थी। तो ये सामाजिक समस्या थी और आज भी है। आज भी हम जानते हैं कि अति सुंदरी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की और उसका बाप तिलक दहेज देने में असमर्थ होता है, तो जो अंधा लूला नंगड़ा लेकिन पैसा वाला है वो कहता है हमसे अपनी बेटी का ब्याह कर दो, बेटी का ब्याह हो जाता है। और जैसे गाय को एक खूंटे से खोल के दूसरे खूंटे में बांध दिया जाता है, बेच दिया जाता है, वैसे बेटी का ब्याह नहीं होके वो बेचना हुआ। कि पढ़ी लिखी लड़की, सुंदर लड़की, बुद्धिमान लड़की और उसका ब्याह किससे हो जाए, ऐसे आदमी से जो मूर्ख हो। कालिदास और विद्युत्मा की कहानी सुने हो? कालिदास, एक विद्युत्मा थी जिसका शर्त था कि हम उसी से ब्याह करेंगे जो हमको ज्ञान से हरा दे,
जो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा ज्ञानी हो, उसी से मेरा ब्याह होगा। सभी पंडित जाए और उसको विद्वत्व परास्त कर दे। तो पंडितों ने कहा तो अपमान करती है, हम इतने बड़े विशारद शास्त्र पुराण के पारंगत, अभी हमको पराजित कर देती है। अब इसका ब्याह किससे करावे? तो जो महामूर्ख हो। तो एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था, उसके जड़ की ओर से उसको कुल्हाड़ी मार के काट रहा था। कहा इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और उस कुल्हाड़ी मारने वाले जड़ काट के जो गिरता पेड़ अपने भी गिरता मर जाता, उसको बुलाया। कहा तू बड़े विद्वान हो? कहा है। क्या ब्याह करोगे? क्यों नहीं ब्याह करेंगे? उसको कोई पूछता नहीं था कि मूर्ख है, जाहिल है, गमार है, इससे कौन ब्याह करेगी? कौन बाप इससे अपनी बेटी का ब्याह करेगा? वो कहा ब्याह करेंगे। कहा जैसे बताते हैं वैसे करना। तो उसको पाक पहना दिया, बढ़िया कपड़ा लत्ता पंडित वाला धारण करवा दिया और कहा चुप रहना, गूंगे बन जाना। वो इशारा करेगी तुम भी इशारा कर देना। तो विद्वत्मा के नज़दीक उसको ले जाया गया। पंडित पाकधारी, वो एक उंगली दिखाई विद्वत्मा, वो 2 उंगली दिखा दिया। शास्त्रास्त्र हो गया पंडितों में और विद्वत्मा में। कहा तुम कहती हो आत्मा एक, ये कहता है आत्मा और परमात्मा, पहले आत्मा तब परमात्मा। विद्वत्मा हार गई, ब्याह हो गया। अब ब्याह हो गया महामूर्ख से। तो उस जमाने में कालिदास ने लिखा कि कैसा बेमेल विवाह होता है, अलग कहानी है, उस कहानी में नहीं जाना है हमको। तो बस माधवी के संग आपके साथ बातचीत करनी है और माधवी के साथ जुड़ी हुई इस तरह की बातें आ गई ताकि आप इसको समझ सकिए कि माधवी का अपहरण होता है। 9 साल की बच्ची का मुंह बंद करके, कपड़ा ठूस के, घोड़े पर चढ़ा के, इसके बाद ले जाया जाता है बस और गंगा पार जाके उसको बेच डालता है। और जब बेच डालता है तो उसकी बुढ़िया माँ उसको पालती है। और जिससे उसका ब्याह हुआ था, तो ब्याह कैसे हुआ? क्या चट मंगनी पट ब्याह, सिरूर लगा दो तब लोग समझेगा कि इससे ब्याह हुआ। तो छोटी बच्ची और 30 साल 32 साल का गबरू जवान अब ब्याह कर लिया। और वो जो जवान था सिंदूर तो डाल दिया, लेकिन वो शराबी था, गंजेड़ी था, नशाबाज था और लड़की बेचने का वो धंधा करता था। अब उसके साथ होश संभालते हुए जब बड़ी होती है, उसकी माँ एक अच्छी महिला है, वो बेटी की तरह उसको पालती है। मोह जग जाता है कि हमारा बेटा ही सही, लेकिन ये तो सिंदूर डाल दिया, लेकिन इसका पति कैसे होगा? ये तो बुद्धिमान लड़की है बचपन से ही। तो एक शिक्षक वहाँ के हैं, गुरुजी जो स्कूल चलाते हैं, उनके साथ उस लड़की को उसकी माँ कर देती है, जो सास कहलाती है। और गुरुजी उसकी बुद्धि को देखते हैं, परखते हैं और उनमें संभावना नजर आती है, उसको अच्छा बनाते हैं, उसके भीतर तर्क शक्ति पैदा करते हैं। उसको नहीं मानो जो शास्त्र कहे या पुराण कहे, उसको नहीं मानो जो उम्र दराज लोग कहे, मानो किसको? जो विवेक कहे, जो तर्क से सही हो। ये लड़की के भीतर तर्क शक्ति पैदा कर देते हैं। और वो लड़की तब कहती है कि हमारा ब्याह कहाँ हुआ, कोई सिंदूर लगा दे तो हम उसकी पत्नी बन जाएंगे, हम उसकी पत्नी नहीं बनेंगे। संघर्ष होता है, लेकिन अंत में उसके शिक्षक और वो बुढ़िया माँ दोनों उसके पक्ष में होती है। जनार्दन पकड़ा के जो उसका पति है, जो ब्याहता है, वो जेल चला जाता है। तब वो उसका पश्चाताप होता है कि हमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तब बताता है कि तुम्हारा जो अपहरण हुआ था, तुम्हारे गोद में पैजनी थी, तुम्हारा ये पुराना कपड़ा है जो सिंदूकची में बंद है। अब तुम अपने माँ बाप का पता लगाओ। तो माँ बाप कौन है, कहाँ का है, उस बुढ़िया को मालूम नहीं है। मालूम है उसके बेटा को जो जेल में है। तो मास्टर साहब उस लड़की के लिए जेल जाते हैं और उसके जज्बात को जगाते हैं कि तुम तो अब मरोगे, फांसी चढ़ोगे कि जेल का आजीवन कारावास भोगोगे।
तुमने इतना बड़ा बड़ा क्राइम किया है, उस लड़की की ज़िंदगी का उद्धार करो, बता दो किस घर की है। उसका पता बता दिया जाता है। अब वो लड़की जवान हो चुकी है, पढ़ लिख के ज्ञानवान हो गई है, तर्क शक्ति में पारंगत हो जाती है, और उसको कैसे माँ बाप ग्रहण करे। तो आज भी अगर कोई लड़की अपने प्रेमी के साथ चली जाए, उसके बाद भी उसको कबूल करने के लिए आज के पुरुष प्रधान समाज में, पितृ प्रधान समाज में माँ बाप तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं इसको गला घोट के गंगा में डुबा डालो। आज भी बेटी को मानवीय अधिकार नहीं, कानून बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जिस लड़की का अगर प्रेम भी हो गया तो उसका परिवार उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये तो अपहरण की गई थी, इसको तो दूसरे घर ले जाया गया था। एक युग 12 साल 13 साल वो अपने घर माँ बाप से दूर रही, और तब माँ बाप कैसे उसको कबूल करे। तो मनोवैज्ञानिक संघर्ष होता है इस उपन्यास में, और वो पहुँचती है। इस नाटकीय अंदाज है पूरी, जब आप पढ़ेंगे जिज्ञासा आपको पैदा मैं कर रहा हूँ। केवल किताब आपके स्टॉल पर लगी हुई है, आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। वो लड़की जब पहुँचती है दरवाजे पर, भीड़ लग जाती है, फलना बाबू की, रामेश्वर बाबू की, देखो 12-13 साल पहले गायब हुई लड़की आई है, तो 2 साल में गायब, 12 साल बाद आई। उसके रूप को, उसके गुण को, उसके शरीर को, उसके संस्कार को आप परखिए कि क्या चर्चा होती होगी, कि कितने घाट की पानी पी चुकी होगी। और ये मर्द से ज़्यादा औरत, बुढ़िया औरत, अरे घाट घाट का पानी पी के आई है। ये औरत कितनी सिद्ध है, अरे ये उल्टा औरत चली आई है, अब स्कूल का नाश कर देगी। इस तरह का औरतें बोल रही थी, और वो सुन रही थी बात भी। तब उस घर की एक औरत जो होशियार थी, जो समझती थी चीज़ों को, उसके साथ पूछा कि तुम वही लड़की हो, बताओ कैसे। वो लड़की कहती है इतने लोगों में पहचान दूँ, या कहीं जिस घर में मैं बचपन में खेलती कूदती थी उस घर ले चले गए जो आपका घर है। थोड़ा उत्सुकता और जिज्ञासा दोनों बढ़ती है कि तो जान रही है। तब जाती है तो जान खोल के दिखाती है कि देखिए खेलते हुए हम गिर गई थी, ईटा का टुकड़ा जो हमारा जख्म है उसका निशान आज भी है, और भी दूसरे निशान वो बताती है। तब उसको विश्वास होता है कि वास्तव में वही लड़की है। तब उसकी माँ जो चुपचाप निर्वाक, माँ की ममता भी उमड़ रही है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोक लाज, समाज का भय। स्त्रियों के ऊपर सबसे ज़्यादा भय लोक लाज और समाज का है। कौन क्या कहेगा, अरे हमारा दिल क्या कहेगा। औरतों को ये इतनी शक्ति अभी अगर आ जाए तो स्त्री और पुरुष बराबर होगा, ये बराबरी का हैसियत। लेकिन आज की बात नहीं, आज से 30 साल 20 साल पहले की कहानी सोचिए। आज तो कुछ हिम्मत भी है, कल तो वो भी हिम्मत नहीं थी। तब उस लड़की ने जो अपना परिचय, अपना साक्षात्कार दिया और जो विश्वास जमा दिया कि वही है, तो माँ उमड़ कर छाती से लगा लेती है। बाप उसके उदार है, पुजारी है, ठाकुरबाड़ी में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सीता का भी अपहरण हुआ था। राम ने अग्नि परीक्षा ली, गलत किया। राम ने अपनी अग्नि परीक्षा दी, हम राम राम जपते हैं। राम की अग्नि परीक्षा हुई कि तुम अपनी पत्नी से अलग रहकर किन औरतों के साथ संबंध बनाए होगे। ये सवाल उठाती है लड़की, सवाल उठता है उस समाज में, और उसके बाप इस सवाल को पैदा करते हैं कि हम सीताराम जपते हैं। लेकिन सीता का क्या कसूर था कि उसका अपहरण हुआ, एक बार रावण के द्वारा, और दूसरे बार राम ने अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनाने के लिए, लोग कहे पत्नी को भी त्याग दिया। क्यों त्याग दिया कि किसी ने
उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दिया कि दूसरे घर की रही हुई औरत आज यह महारानी बनी है। तो राम अपने को पाक साफ बताने के लिए औरत के ऊपर अत्याचार करते हैं। उसका नाम सीता हो कि गीता हो, यह अलग बात है। लेकिन सीता कहाँ रह गई? आज श्री राम हम जप रहे हैं, और सीता कहाँ है? सीता तो तब भी वनवास भेज दी गई थी राम के जरिए, और लक्ष्मण झूठ बोल के ले गए। पढ़ो वाल्मीकि रामायण कि तुम जंगल देखना चाहती हो, चलो जंगल घुमा लाते हैं, और जंगल में जाके छोड़ दिया। और देखिए बाधी के भीतर संकल्प आता है कि सीता ने अपने भीतर प्रण लिया कि उस पति का मुंह नहीं देखूंगी जिसने मुझे झूठ बोलकर जंगल भेज दिया, वनवास भेज दिया। अगर वाल्मीकि नहीं मिलते तो मैं क्या करती? पेट में बच्चा, जंगल, भेड़ भालू, बाघ, जंगली जानवरों के बीच। ये तो वाल्मीकि मिल गए जिसने उसको बेटी बना के रखा। और तब सीता के संकल्प को देखा वाल्मीकि ने। जैसे माधवी के गुरु ने माधवी के संकल्प को पहचाना, वैसे ही सीता के संकल्प को वाल्मीकि ने पहचाना, और उनके दोनों बच्चों को इतना ज़्यादा पारंगत बनाया और प्रतिशोध उसके भीतर जगाया कि जिसने अन्याय किया तुम्हारी मां पर, उससे बदला लेना। और बदला लिया कि नहीं? लवकुश ने बदला लिया, राम की सेना को पराजित किया, राम के सभी भाइयों को पराजित किया, हनुमान को बांध के नचाया। और जब राम आए कि कौन है, तो सीता गई राम के साथ। क्या किया? अरे धरती फटती है कहीं, आत्महत्या कर लिया। स्वाभिमानी सीता वही माधवी बड़ी स्वाभिमानी, अपने माँ बाप के यहाँ रहती है लेकिन स्वाभिमान के साथ। और जब वहाँ रहती है तो माधवी के संग उस घर के चचेरा भाई हो कि फुफेरा भाई हो कि बमेरा भाई हो, और उसके रूप पर, उसके यौवन पर आकर्षित होके चाहते हैं कि सब जगह से होके आई है, अब हमारे संग भी रहेगी। जो अपने होते हैं बेटियों, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होता है? जो अपना बन के तुम्हारे साथ जाति करता है, चुम्मा लेने के बहाने, पीठ सहलाने के बहाने। उसकी कामुकता को पहचानो। माधवी ने पहचान लिया। अपने चचेरे भाई संजीव, जिसके साथ बचपन में खेलती कूदती थी, उसने उसके साथ चाहा कि ये मेरी बन जाए। वो कहती है तुम पत्नी बनाओगे मुझे? जो बच्चा पैदा होगा उसको तुम कहोगे कि मेरा बच्चा है? समाज के सामने कबूल करोगी कि मैंने अपनी बहन से ब्याह किया? वो लड़का आदर्शवादी सोच का था लेकिन भटक गया था। उसकी चेतना जगती है और माधवी के संग होता है और तमाम तरह के झंझावातों से माधवी को बचाती है। और तब माधवी आगे बढ़ती है। और संजीव के एक दोस्त जो आता है गांव अपने दोस्त के साथ आम के सीजन में, और तब माधवी को पूरी कहानी जो संजीव से सुनता है कि इसका अपहरण हुआ, इसके साथ ही ये घटनाएं घटी, घर के, अड़ोस के, पड़ोस के, अपने पराए सभी कामुकता की नज़र से इसको देखते हैं, निगल जाना चाहते हैं, इसका क्या होगा। वो लड़का अमरेंद्र उच्च ख्याल का है, प्रगतिशील विचार का है। वो कहता है कि मैं इससे शादी करूँगा। और तब कहानी आगे बढ़ती है और ये कहानी आगे बढ़ते बढ़ते संघर्ष का रूप धारण करता है कि सामाजिक विडंबनाओं, कुरीतियों, अंधविश्वासों के साथ अमरेंद्र और माधवी संघर्ष करते हैं। अमरेंद्र की माँ जो स्वयं विधवा है और अपने जीवन के अनुभवों से बताती है वो कि मेरे साथ क्या क्या बीता और इसके साथ जो बीत रहा है या जो बीता होगा मैं इसको महसूस करती हूँ, इसलिए मैं इसको बहू के रूप में कबूल करूँगी। और तब वो कुटीर उद्योग चलाती है आत्मनिर्भर बनने के लिए। और जो जितने महिलाएं हैं उस इलाके की उसको वो पढ़ाती है,
उसके साथ पापड़ तिलौरी कपड़े तैयार करवाती है, बाजार में दुकान खुलवाती है, एक स्वरोजगार का आंदोलन शुरू होता है। वहाँ का मुखिया घबरा जाता है कि तो समाज सेवा में आई है, इंद्र का असर डोलने लगता है, वो जाल फेंकता है, परेशान करना चाहता है। चुनाव होता है, मुखिया में वो जीत जाती है, चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, समाज का दबाव होता है। फिर वहाँ का एमएलए है वो घबराता है और घटनाएं बढ़ती चली जाती है और अंत में पूरा समाज जगता है। और यही समाज के जगने की कहानी इसमें है कि अकेले कोई सुरखाव का पर लिए नहीं आया है, टिटहरी की तरह आसमान नहीं रोक सकता है या रोक सकती है, समाज को जगाना होगा। और माधवी समाज को जगाती है, समाज की शक्ति तैयार करती है और कहती है स्त्री विमर्श, अकेले में कोई स्त्री आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ सकती है, उसको संपूर्ण समाज का जितने दबे कुचले शोषित पीड़ित है उनके साथ एकजुटता चाहिए, उनके साथ भाईचारा और संगठन चाहिए, और तब जो संघर्ष होगा मुक्ति मिलेगी। और इसलिए मुक्ति अकेले नहीं, सबके साथ है। और सबके साथ मतलब जो लूटने वाले हैं वही नहीं, जो लूटे हुए हैं, जो सताए हुए हैं, जो पीड़ित है, उनकी एकता, उनका संगठन, उनकी चेतना। और इसी उपन्यास में सामाजिक चेतना को जागृत किया गया। यही आप चाहते थे और यही मैंने संक्षेप में आपके सामने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है जो राजन जी से कुछ साहित्यिक सवाल करता हूँ। राजन जी, आपने 3 उपन्यासों का सृजन किया, एक रंग यह भी, लक्ष्यों के पथ पर और माधवी सम प्रिय नहीं को। तीनों उपन्यास जनपदीय सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ऐतिहासिकता पर आधारित विचारधारात्मक चेतना से युक्त उपन्यास है। क्या इन उपन्यासों को सृजित करने के लिए आपने कोई विशेष शोध कार्य किया या केवल अपने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक सांस्कृतिक जीवन के आधार पर अर्जित अनुभवों को एक जगह समेट कर रख दिया? देखिए, शोधार्थी यहाँ 1-2 हैं, पीछे बैठे हैं एक शोधार्थी जो इतिहास के शोधार्थी है, सबसे कोना में बैठे हैं। तो ये ईंट पत्थर देखते हैं, उसका गणना करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। साहित्य के लिए इस तरह की परख की जरूरत नहीं है। साहित्य के लिए संवेदना, साहित्य के लिए आपके भीतर के उच्छ्वास, कलम से कोई रचना नहीं रची जा सकती है, कागज पर कोई रचना नहीं लिखी जा सकती है, जब तक कि आपका हृदय आकुल व्याकुल नहीं हो जाए कि जिन बातों को हम अपने भीतर उमड़ते घुमड़ते, विह्वल होते, रोते, कलपते, चटपटाते, विद्रोह करते देख रहे हैं, इसको जब तक बाहर नहीं करें। माँ बैठी हुई, 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, भ्रूण से बच्चा आकार लेता है 9 महीने में, लेकिन लेखक जिंदगी भर अपने भीतर एक भ्रूण को पालता है, उसको बढ़ने देता है, आकार वो पाता है, और जब वो मजबूर हो जाता है तभी उसका सृजन होता है। इसीलिए सृजन की पीड़ा, माँ से पूछिए कि सृजन की पीड़ा क्या है, उस प्रसववती महिला से पूछिए कि सृजन की पीड़ा क्या है, तो लेखक अपने सृजन की पीड़ा को झेलता है। और वही सृजन की पीड़ा जो आकुल व्याकुल होके प्रसव यानी सृजन होता है, सृजित करता है, तो वही रचना हो जाती है। आप सबके भीतर एक उपन्यासकार है, आप सबके भीतर एक कहानीकार है, आप सबके भीतर एक नाटककार है। बच्चे से ज़्यादा अभिनेत्री दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हम अपने पोते पोतियों को देखते हैं अभिनय करते, लगता है कि ये कहीं मधुबाला वैजयंती बाला से बेहतर कलाकार तो नहीं हो सकती है। अगर परिवेश मिले, उसकी अभिनय क्षमता को हम दबा देते हैं, मार देते हैं। आप अपने लेखक को मारते हैं, आप अपनी भावनाओं को छिपाते हैं। क्या हम ये लिख देंगे तो तोप तलवार कहीं हमारी छाती पर न चल जाए? अभी एक लेखक बैठे हुए हैं, लिख दिया सच तो कहा गोली मार दो,
गांव से निकालो। ये राजकिशोर सिंह बैठे हुए हैं, बीहट का इतिहास लिखा, तो इतिहास तथ्यों पर होगा, प्रामाणिकता से होगा, घटनाक्रमों के तारतम्यता से होगा। उपन्यास में तो उसकी भी छूट है कि तुम अपने बारे में लिख रहे हो, कह दो राजेंद्र राजन की जगह वो राम है, श्याम है, कृष्ण है, और जो लिखना है लिखो। लेकिन जोड़ लेता है लोग। ये आपने जो सवाल किया, 3 उपन्यास, तीनों उपन्यास कहीं से भी कल्पना लोक में हम विचरण करने वाले जीव नहीं हैं। हम जीवन के साथ जुड़े हुए, जीवन को पहचानते और जीवन को करीब से देखा और उस जीवन को खूबसूरत बनाना चाहे। तो खूबसूरत बनाने के रास्ते में जो बाधक बना, जिन कारणों से वो बाधक है, जिन व्यक्तियों के कारण का बाधक बना हुआ है, जिन प्रवृत्तियों के कारण वो बाधाएं हैं, हमने उसको विषय बनाया और लिखा। तो जोड़ लिया कि कहीं हम ही तो बाधक नहीं थे, हम पर ही तो ये कलम नहीं चली है, हम ही तो व्यभिचारी नहीं हो गए, हम ही तो अपराधी नहीं है, हम ही तो समाज विरोधी नहीं है। और तब उनके कोप भाजन बनने के लिए आपको तैयार होना होगा। और अभिषेक जी, एक दृष्टांत, आपने बाबा नागार्जुन पर बहुत कुछ लिखा है, सारे लोग बाबा नागार्जुन को जानते हैं। बाबा नागार्जुन के भीतर सच बोलने की ताकत थी, तभी उतना बड़ा जन कवि बना जो हक का क्यों हक लाऊं। मैं झूठा नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, हक लाऊंगा क्यों, सच बोलता हूँ। और वो सच बोलने की ताकत कहाँ से मिली? उनके पिता का संबंध, घर की विधवा जो नागार्जुन की चाची लगती है, रतिनाथ की चाची, उपन्यास आप पढ़िए, चाची के साथ संबंध है, विधवा जो उनके घर की भाभी है उनकी। और अपनी पत्नी को विरोध करने पर छाती पर बैठ के गला रेत देते। नागार्जुन देखता है कि अपनी माँ को अपने बाप के द्वारा छाती पर बैठ के रेत रहा है। नागार्जुन ने लिख दिया, रतिनाथ की चाची काई पगलावा है, गुंडा अपराधी है, भगाओ गाँव से, और भगा दिया नागार्जुन को गाँव से। इसी मधुबनी जिला का एक गांव है, कौन गांव है? नागार्जुन का कौन गांव है? छोटी तरौनी, बड़ी तरौनी, छोटी तरौनी, विशाल आबादी का गांव है। भगा दिया, नागार्जुन खराब दोस्त बन गए, बौद्ध बन गए, कहाँ गए कहाँ गए, लेकिन सच को नहीं छोड़ा। इसलिए लेखक सच अपने भीतर पालता है, सच को अगर बोलता और लिखता है तो उसके दुश्मन हो गए। और इसीलिए एक रंगिया में भी सच है, यथार्थ है और एक आदर्श है। लक्ष्यों के पथ का फलक बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें भी समाज है, समाज की घटनाएं हैं, राजनीतिक घटनाक्रम है। और यही माधवी के संग जिसकी कहानी हमने संक्षेप में खाका भर दिया है, वही है। इसीलिए उपन्यास तोता मैना की कहानी अब अगर कोई कहता है तो बेवकूफ़ बना के ठगता है। और आज गुलशन नंदा पढ़ाए जाएंगे कोर्स में, अब वहाँ तक भी पहुँचेंगे सर। अभी इस मैटर को यहाँ स्किप किया जाए, वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं। आपने कविता, कहानियों, नाटक तथा उपन्यास सहित 7 विधाओं में रचनाएं सृजित की है। आपको लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप किन किन साहित्यकारों से गहरे प्रभावित रहे हैं? क्या आपको अपने लेखन में किन्हीं अन्य लेखक का प्रभाव कभी प्रस्फुटित हुआ, महसूस हुआ है? किसी एक लेखक, कवि, कलाकार की बात तो जब होश संभालने के बाद जब समझने लगे कि कौन कवि क्या है, किनकी क्या विचारधारा है, किनकी क्या समझदारी है, ये तो बाद में हुई। पहले भाषा से सरोकार बना। भाषा क्या है? हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, संवाद। और इसलिए सबसे बड़ी क्रांति क्या हुई? जब इंसान और इंसान के बीच संवाद के लिए एक भाषा का इजाद हुआ। तो जब बचपन में भाषा के माध्यम से, घर की किस्से कहानियों के माध्यम से, अगल बगल की किस्से कहानियों के माध्यम से जो हुआ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हम भी तो सोचते हैं। तो बचपन में जो छाप पड़ती है माँ की लोरियों के साथ, सबसे बड़ी छाप वही है। अगर माँ लोरियाँ गाती है, माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए थपथपाते हुए कुछ किस्सा कहानी सुनाती है, सबसे बड़ी गुरु वही है।
और इसलिए हमने माँ के संग जो सीखा, माँ गुजर गई बचपन में ही, बाप के साथ रहे, बाप एक पुस्तकालय से जुड़े थे और ढेरों किताबें बाल साहित्य, इसको पुस्तकालय में उस जमाने में एक प्रचलन था कि अच्छे साहित्य पुस्तकालयों में होते थे। इस बेगूसराय अनुमंडल में 56 पुस्तकालय थे, आज इन्हें गिने 2-4 होंगे। उस वक्त गांव-गांव पुस्तकालय थे। स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी उन पुस्तकालयों से होकर गुजरती थी, तो इसलिए वो सरोकार बना और ढेरों लेखकों के साथ सरोकार बढ़ते गया। और अंत में चूँकि प्रगतिशील सोच मेरे भीतर पैदा हुई, तो प्रगतिशील धारा के जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं का जो अध्ययन किया और उससे जो प्रेरणा मिली, तो प्रेमचंद से लेकर जितने आधुनिक प्रगतिशील साहित्य के लेखक कवि कलाकार हैं, सबों का छाप है। एक का नाम लेकर क्यों कहूँ, वो एक प्रगतिशील साहित्य धारा है जिसका मेरे जीवन पर असर है, चाहे वो विदेशी हो कि देशी हो। आप एक छोटे से मोहल्ले अपनी जन्मस्थली गोदरगामा में विप्लवी पुस्तकालय की स्थापना करके इसे राष्ट्रीय फलक पर पहचान दी है। पुस्तक और पुस्तकालय के प्रति लोगों के कम होते रुझान के बावजूद आपने इसे समाज व देश सेवा का माध्यम बनाया है। आपने राजनीति, साहित्य व पुस्तकालय के माध्यम से लोग से जुड़ने का सफल भी रहे। इन तीनों माध्यमों में से क्या पुस्तकालय एक सार्थक माध्यम है? कृपया विप्लवी पुस्तकालय को संदर्भित करते हुए अपनी बात कहें। देखिए, विप्लवी पुस्तकालय तो एक पहचान पाया, उसमें मेरी भूमिका कोई खास है नहीं। मैं एक सूत्रधार के रूप में उसके साथ जुड़ा रहा। 1931 में इसकी स्थापना हुई, जब देश गुलाम था। भगत सिंह को फांसी पड़ने वाली थी, चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में मारे गए थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में बड़े बड़े आंदोलन हो चुके थे, नमक आंदोलन चल रहा था। उस दरमियान में एक पुस्तकालय एक ठाकुरबाड़ी की कोठरी में बनी और वहीं से 1942 के आंदोलन में लाखों स्टेशन जाकर पटरियाँ उखाड़ी गई। हमारे पूर्वजों ने इस काम को किया, तो एक बड़ा उत्तरदायित्व जो हमारे पूर्वजों ने एक छोटे से पुस्तकालय के रूप में दी थी, वो हम सबको, हमारी पीढ़ी के ऊपर एक कर्ज था कि बाप दादों ने कम पढ़े लिखे रहने के बावजूद गांव में स्कूल खोल दिया, पुस्तकालय बना दिया। अब तो डिग्रीधारी हमें, अब इसका क्या रूप हो, तो उसको बढ़ाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जितने लोग बैठे हैं, सबके जेब में एक गुलामी का ताला लगा हुआ हो, वो है स्मार्टफोन। प्रेमचंद कहाँ जन्मे थे, पूछ लिया प्रेमचंद कहाँ जन्मे थे, किताब खोजने की जरूरत नहीं है। प्रेमचंद के कितने बेटे थे, किताब खोजने की जरूरत नहीं है। प्रेमचंद के कौन कौन बेटे थे, जवाब मिल गया। यानी अज्ञान फैलाने का काम, दिमाग को संकुचित करने का काम, मस्तिष्क को छोटा करने का काम, जिज्ञासा को मारने का काम। आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में इस स्मार्ट टेलीफोन के माध्यम से, लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंसान के हक में, इंसानियत के लिए, लेकिन हम अज्ञानी बनते जा रहे हैं और पुस्तकालयों के साथ रिश्ता हमारा टूटता जा रहा है। किताबों को पढ़ने में जो सुख है, सो के पढ़ें, बैठ के पढ़ें, रेल में चलते हुए पढ़ें, वो स्मार्ट टेलीफोन में कोई चैप्टर आप खोज सकते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर खोज सकते हैं, लेकिन आप पूरी किताब पढ़ लेंगे? प्रेमचंद का गोदान पढ़ लेंगे? यशपाल का झूठा सच पढ़ लेंगे? उस पर अपवाद ही कोई होगा जो कहेगा तो झूठा होगा, नहीं पढ़ सकता। वो काम चलाऊ, और ये काम चलाऊ ज्ञान क्या, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ये अल्प ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरा होता है, और इसीलिए आज किताबों के साथ आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पीढ़ी बर्बाद होगी। पुस्तकालयों को चलाना होगा, नहीं तो समाज, जिस गांव में पुस्तकालय नहीं है वह अंधा गांव है। जिस घर में 2-4 किताबें नहीं है
दौलत है, पैसा है, तो वहाँ बच्चे शराबी होंगे, जुआरी होंगे, दस्यागामी होंगे। वो बच्चे कभी भी संस्कारवान नहीं हो सकते। सर आप इसलिए किताबों से जुड़िए, पुस्तकालयों को खोलिए और चलाइए। आप प्रलेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। क्या रचनाकार के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता का होना जरूरी मानते हैं? इस सवाल के जवाब में आपका उत्तर तो हाँ ही होगा। अगर हाँ उत्तर है तो क्यों मानते हैं, इस बारे में आप यहाँ उपस्थित जनसमूह में अपना विचार प्रस्तुत करें ताकि लोग वैचारिक रूप से और दृढ़ हो सकें। वैचारिक प्रतिबद्धता किसके प्रति? समाज के प्रति, समाज को बेहतर बनाने के सिद्धांत के प्रति। हम कोई जैसे जिस हालत में है उसी हालत में संतोष हासिल नहीं करते हैं, इससे आगे चाहते हैं, सुंदर चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं। और इसलिए बेहतर बनाने के लिए आपकी जो जीवन दृष्टि है वही आपकी विचारधारा है। अगर वैज्ञानिक सोच आपके भीतर है, वैज्ञानिक आधार पर चीज़ों को देखते और परखते हैं, तो उसके प्रति अगर प्रतिबद्धता है तभी आप अपने आप के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, परिवार के प्रति होंगे, समाज के प्रति होंगे। और इसीलिए विचारधारा एक जीवन दृष्टि है, और इसीलिए विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता आपकी नहीं है तो आप अंधे हैं। कोई एक हाथी को खड़ा कर दिया, 7 अंधे आए, किसी ने कहा केला का थंब है, किसी ने कहा सूप है, किसी ने कहा कुछ है, किसी ने कहा कुछ है। समग्र हाथी के स्वरूप को आँख वाला ही देख सकता है। और इसलिए जिसके पास जीवन दृष्टि नहीं है, जिसके पास वैचारिक सोच नहीं है, जिसके पास हंस की विवेक शक्ति नहीं है, निर्क्षीर विवेक, तो कौवा और हंस में क्या अंतर है? यही है विचारवान और विचारहीन लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला सवाल है, और मुझे उम्मीद है जो इस सवाल को उपस्थित श्रोतागण भी गंभीरता के साथ सुनेंगे। रूस और फ्रांस की क्रांति के समान ही क्या आज भारत की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में लेखन द्वारा सामाजिक, वैचारिक और क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है, जबकि पाठक वर्ग तेजी से सिकुड़ रहा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कल्चर एक महामारी की तरह बढ़ रही है। ऐसे में आपके मन में कभी यह नहीं आता है कि क्यों लिखा जाए? देखिए, यहाँ हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, इनसे अगर सवाल कीजिए कि प्रतिदिन दिया क्यों जलाती है, घर में अगर दिया की जगह अब बल्ब आ गया है तो स्विच ऑफ ऑन क्यों करती है? ये प्रतिदिन अंधेरे से लड़ती है, प्रत्येक दिन रोशनी का अवगाहन करती है। घर में एक दिन झाड़ू लगाया जाता है, प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं आप तो घर रहने के काबिल है। और इसीलिए चाहे लाख अंधेरा छा जाए, इंसान हार नहीं मानता है। एक दिया ही चाहिए, एक मोमबत्ती ही चाहिए, अंधेरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है, उसका भाव सुना रहा हूँ। सूरज डूबने लगा, इतराया, कहा अब दुनिया वालों तुम अंधेरे में डूब जाओ, रो कल्पो मरो, अब तो मैं चला आराम करने। सूरज के इस घमंड को तोड़ने के लिए एक मोमबत्ती आगे आया, कहा जाओ तुम महाप्रतापी हो, डूब जाओ, लेकिन हम में भी शक्ति है, जहाँ तक ये लौ जाएगी रोशनी फैलेगी, अंधेरा भागेगा। और इसीलिए रोशनी आप जो लिखेंगे उससे होगा। आपने देखा शब्द पर्व, अब शब्द पर्व जो भी नाम रखे हो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सर झुकाता हूँ। शब्द किसे कहा गया है? शास्त्र और पुराणों में ब्रह्म को, जिससे जीवन मिले। अन्न ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, जल ब्रह्म है, और इसीलिए हम ब्रह्म की उपासना करते हैं। और ये शब्द अगर नहीं हो तो जीवन नहीं हो। और शब्द पर्व यानी हम शब्द का पर्व यानी जीवन का उत्सव मनाते हैं। और इसीलिए हम शब्द के महत्व को अगर नकारते हैं
तो अंधे कुएं में डूबकर मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ये जारी रहेगा, ये श्रृंखला जारी रहेगा। वर्तमान समय में साहित्य सृजन, प्रसार और विन्यास विस्तार के लिहाज से साहित्य अकादमियों की भूमिका पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, बेगूसराय में भी कई पुरस्कार बांटे जाते हैं, कुछ पुरस्कार वितरक हैं भी यहाँ उनकी कमेटियों के, और मैंने ऐलान कर रखा है कि इसमें जुगाड़ू संस्कृति काम करती है। ये इनके बाबा हैं, इनके चाचा हैं, इनके भाई हैं, इनके गुरु हैं, इनके अपने हैं, इनके पराए हैं, इनको दे दो पैरवी पैगाम। मैं भी उस कमेटी में था जिसमें अभी डॉक्टर राम रेखा सिंह हैं, नरेंद्र जी, अनिल पतंग जी हैं, उस कमेटी में मैं भी था शुरुआती दौर में। और जब पैरवी पहुंची एक से एक बड़े सिद्ध पुरुषों की, तौबा कर लिया, कलेक्टर को लिख के दे दिया कि न मैं पुरस्कार लूँगा, न पुरस्कार बांटूंगा, न उस कमेटी में रहूँगा। हमारे शब्द में अगर ताकत होगी, अगर मेरा कलम स्वाधीन कलम रहेगा, अगर मेरे विचार प्रकट होंगे और उसमें शक्ति होगी, तो यही हमारी पहचान होगी। पुरस्कार से कोई लेखक बड़ा नहीं होता है। प्रेमचंद को कोई पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी नहीं था उस वक्त। मंगला प्रसाद पुरस्कार जो आज साहित्य अकादमी है, उससे बड़ा पुरस्कार माना जाता था। प्रेमचंद को नहीं मिला। और प्रेमचंद की तुलना किसी लेखक से, दुनिया के किसी लेखक से हम करते हैं, चाहे वो टॉल्स्टॉय हो कि गोर्की हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के हो, तमिलनाडु के हो, कोई पुरस्कार नहीं। प्रेमचंद ने कहा मैं हाट बाजार में बिकने वाला नहीं हूँ, न मेरी किताबें हाट बाजार में सजने वाली है, न मेरे शब्द झंकार पैदा करेंगे। वो जीवन के गीत है, और जो जीवन से प्यार करेगा उसी को मेरी किताबें पसंद आएगी। और इसलिए प्रेमचंद आज भी पढ़े जाते हैं। और इसलिए मैं प्रेमचंद की परंपरा का राही हूँ, इनाम चंद का राही नहीं हूँ। आज प्रेमचंद और इनाम चंद दो हैं। इनाम चंद के राही हमसे जुदा रहे, प्रेमचंद के साथ चलने वाले हमारे साथ हैं। यही हमारे जीवन का आदर्श है। एक और सवाल मैं अकादमिक पुरस्कारों से ही जुड़ा हुआ करना चाहता हूं आपसे। आज तथाकथित बड़े कहलाने वाले साहित्यकार पुरस्कार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते देखे जाते हैं। विडंबना ये है कि कुछ तथाकथित जो अपने आप को प्रगतिशील साहित्यकार कहते हैं, जनवादी साहित्यकार कहते हैं, तो मैं उनको भी देखा हूं कि मंच के अनुरूप गेरुआ वस्त्र धारण करने से वो परहेज़ नहीं किए हैं। हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं ऐसी रही, बहुत चर्चित रही सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों में। और पुरस्कार की प्रत्येक घोषणा विवादास्पद तो हो ही जाती है, इस पर तो आपने अपना स्पष्टीकरण दे ही दिया है। ऐसा लगता है कि पुरस्कार और विवाद के बीच एक चोली दामन का रिश्ता है। प्रगतिशील और जनवादी कहलाने वाले साहित्यकार के अंतर्मन में भी पुरस्कार के प्रति इस तरह से चोला बदलना, तो इस पे आपकी क्या राय हो सकती है? आप ऐसे लेखकों को इस खुले मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस खुले मंच से ही नहीं, मैं सर्वत्र यही कहता हूँ कि आप क्या हैं, आप पहचाने जाएंगे चरित्र से। चरित्र बल जो है, नैतिक शक्ति जो है, वही सबसे प्रधान है। और इसीलिए अगर शर्म आपके भीतर है, दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ क्या है? मेरी निगाह में कहिए शर्म। अगर शर्म आपको नहीं है तो आप नीच से नीच कर्म करने में भी नहीं हिचकिएगा। और इसीलिए इनाम हो कि पुरस्कार हो कि पाँव सहला के हो कि तलवार चाट के हो, सुख स्वार्थ की प्राप्ति के लिए रास्ते खोजने हो तब खोजते हैं। आपका सर्व मर चुका है, चाहे कोई हो, आप हो कि हम हो, अपना सर्व बेच लिया, आँख का पानी मर गया। आप गंदगी में लुढ़किए। और इनाम और पुरस्कार के लिए अगर आप वाचाल बनते हैं कि लोग क्रांतिकारी समझें और चुप्पी साधते हैं कि चालाकी भरी हम होशियारी दिखाएं, तो ये दोनों सबसे ज़्यादा खतरनाक समय को जन्म देता है। वाचालता और चुप्पी
दोनों आज के समय के लिए सबसे बड़ा दुर्गुण है और अवसरवादिता है। और इसलिए इनाम के लिए, पुरस्कार के लिए जो दुम सहलाते हैं, नागार्जुन ने कहा कि हमको जो पुरस्कार मिला ना तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। दो ही तरह से पुरस्कार मिलते हैं, या तो तलवार चाटो या उस तक पहुंच पाने के लिए जुगाड़ बैठाओ, जुगाड़ू बनो। और तब मुझे लगता है कि मेरा लेखक मर गया। मैं अपने लेखक को नहीं मारना चाहता हूँ। औरों की बात और से पूछिए, मेरी बात मुझसे पूछिए। धन्यवाद। वर्तमान साहित्यिक परिवेश और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि साहित्य की अपनी राजनीति है और राजनीति के अपने साहित्यकार होते हैं? इस वक्तव्य से आप कितना सहमत हो सकते हैं? देखिए, साहित्य की राजनीति और राजनीति का साहित्य, ये सवाल थोड़ा साहित्य राजनीति जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। आज यहाँ बैठे हुए हैं, राजनीति है। राजनीति से जीवन का एक पल भी आप अलग नहीं कर सकते हैं। कल्याण केंद्र है, कल्याण केंद्र में क्या होते हैं? राजनीति है। क्या होना चाहिए? राजनीति है। क्या हो रहा है? राजनीति है। और यह जो आपका पुस्तक मेला है, राजनीति है। क्यों आप यहाँ आए हैं? राजनीति है। तो राजनीति नमक से लेकर नौकरी और नौकरी से लेकर जीवन और मरण सबके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए राजनीति विहीन साहित्य मुर्दा है। राजनीति से काटने की बात जो करते हैं वो बड़ी राजनीति करते हैं। कि अंधा बनो, नहीं पहचानो अपने आप को, नहीं पहचानो अपने समय को। और साहित्य अगर आपके भीतर सरसता नहीं है, जीवन को सुंदर बनाने की कल्पना शक्ति नहीं है, आप में वो सृजनात्मकता नहीं है, कल्पना शक्ति नहीं है, तो आप साहित्य रच ही नहीं सकते हैं। तो राजनीति और साहित्य दोनों एक दूसरे का पूरक बनेगा, तभी आदर्श होगा। और साहित्य और राजनीति दोनों हर इंसान के भीतर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूर्व में बीपीएससी का इंटरव्यू दिया। हिंदी साहित्य मेरा वैकल्पिक विषय था। 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू के दौरान मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि समकालीन साहित्य सृजन में राष्ट्रवाद को आप किस दृष्टि से देखते हैं? तो मैं सर इस प्रश्न पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, जो समकालीन साहित्य सृजन में राष्ट्रवाद को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हमारा शास्त्र, छोड़िए साहित्यकारों की बात और समकालीन साहित्य की बात, वसुधैव कुटुंबकम किसने नारा दिया? वसुधैव कुटुंबकम जिसने भी रचा होगा वो सबसे बड़ा ऋषि होगा, सबसे बड़ा साहित्यकार होगा, सबसे बड़ा शिल्पी होगा। इस धरती पर जितने हैं सभी हमारे परिवार हैं। ये कितना बड़ा व्यापक दृष्टि है। और इसको राष्ट्रवाद में आप घसीटते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर मुझे विश्व मानव के हक से हमारा राष्ट्रवाद अलग करता है तो मैं राष्ट्रद्रोही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मैं राष्ट्रवाद को नहीं मानता हूँ, हम राष्ट्र की सीमा को नहीं मानता हूँ। अपनी सुविधा के लिए ये हमारा घर है, ये हमारी कोठरी है, ये हमारा आंगन है, ये हमारा गांव है, लेकिन हम विश्व मानव हैं। और इसलिए विश्व मानव के रास्ते अगर कोई शक्ति आड़े आती है तो संकीर्णता है और संकीर्णता को तोड़ना पड़ेगा। और यही राष्ट्रवाद आज अंध राष्ट्रोन्माद के रूप में पैदा हुआ है। यही राष्ट्रवाद आज कट्टरता के रूप में सामने आया है। और यही राष्ट्रवाद आज रूस और यूक्रेन के युद्ध में है। यही राष्ट्रवाद आज हिंदुत्व और गैर हिंदुत्व की राजनीति के रूप में हमारे सामने में है। यही राष्ट्रवाद हमारे सामने सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बीच एक दीवार के रूप में है। और इसलिए ऐसा कोई राष्ट्रवाद हम नहीं मान सकते हैं। और साहित्य राष्ट्रवाद की परिधि में कैद हो ही नहीं सकता है। हम टॉल्स्टॉय को पढ़ते हैं, हम गोर्की को पढ़ते हैं, हम मोपांसा को पढ़ते हैं, हम चेखव को पढ़ते हैं, हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं। हम राष्ट्रवाद में कहाँ रखेंगे शेक्सपियर को? हम ब्रिटेन से नफरत करते हैं, शेक्सपियर से प्यार करते हैं। हम रूस
कि उस राजशाही व्यवस्था से नफरत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन हम टॉल्स्टॉय से प्यार करते हैं। क्यों? इसलिए कि विश्व मानव है टॉल्स्टॉय। रवि महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला आश्रम खोला, टॉल्स्टॉय आश्रम। ये क्या है? विश्व मानव थे गांधी, और इसलिए गांधी ने कहा कि राष्ट्रवाद की संकीर्णताओं से ऊपर उठो, सबसे ऊपर इंसान है। और इसीलिए एक बंगाली कवि जो उस जमाने में कहा, मनुष्य से ऊपर कोई कुछ नहीं है, सब कुछ मनुष्यता में है। और इसीलिए मनुष्य को बांटो मत, दीवारों में, जातियों में, धर्म में, समाज में, राष्ट्र में, किसी चीज में मनुष्य को बांटो नहीं, संपूर्ण मनुष्य, यही विश्व मानव है। आपने बहुत अच्छी बातें कही, मानवता बात की बात। आप सोशल मीडिया पे बेहद एक्टिव रहते हैं, तो मुझे यकीन है जो हाल की 2 घटनाओं ने आपका ध्यान आकर्षण किया होगा, और ये दोनों घटनाएं बेहद चर्चित रही है। पहली, वरिष्ठ कवयित्री सविता सिंह ने हिंदवी को दिए गए साक्षात्कार में, सर गौर से सुनिएगा, वरिष्ठ कवयित्री सविता सिंह ने हिंदवी को दिए गए साक्षात्कार में हिंदी साहित्य में कास्टिंग काउच के मुद्दे को उठाया है, जो चर्चित और विवादास्पद रहा। दूसरी घटना, गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा लोकप्रिय साहित्य, जिसे लुगदी साहित्य के नाम से भी पुकारा जाता है, को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। यह भी काफ़ी विवादास्पद रहा। इस दोनों मुद्दे में आपका क्या कहना है? एक तरफ साहित्य में लाइमलाइट में आने के लिए यौनिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लुगदी साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल कर एक नई साहित्यिक ढांचा विकसित की जा रही है। इस दोनों मुद्दे पर आपका क्या कहना है? लुगदी साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, ये आप जैसा चेतनशील प्राणी इस बात को समझता है कि जो सत्ता की राजनीति है वो है पिछलगुआ बनाने की, चाहे वो धर्म के नाम पर हो कि जाति के नाम पर हो, विवेक को मारने की, और इसलिए बाजार को जगाने की। तो मैंने बच्चों से कहा था कि बाजार जाते हो तो क्या क्या खरीदते हो? चिमटा क्यों नहीं खरीदे? हामिद चिमटा क्यों खरीदता है? प्रेमचंद उस वक्त के बाजार से लड़ रहे थे, और इसीलिए उनका पात्र हामिद चिमटा खरीद के लाता है कि सब से ज़्यादा उपयोगी वो साबित होता है। माँ का सहारा वो चिमटा को बना पाता है, माँ की सहायता करता है। इसीलिए आज विवेक पर हमला बाजार का है, और हम सब उपभोक्तावादी हैं। जितने लोग बैठे हैं, अगर ये बाजार के लिए उपयोगी नहीं है तो आपकी कोई कीमत नहीं है। आज ही अखबार में आपने पढ़ा होगा कि एक माँ अपने 3 बच्चे के साथ गंगा नदी में कूद के जान दे दिया। क्यों? बाजार में खरीदने की ताकत उसकी नहीं थी, बाजार में बिकने की ताकत भी उसकी नहीं रही। तो न बाजार में आप खरीदे जा सकते हैं, न बाजार में आप खरीद सकते हैं। आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आप गंगा में डूबिए कि आप जहर खाइए कि बिजली का तार छूइए। इसलिए आज हर कोई माल बना दिया गया है, और इस माल बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी काम सत्ता के लिए क्या है कि इंसान के विवेक को मारो, उसके ज्ञान की सीमा को संकुचित कर दो। फिर से तोता मैना की कहानी में ले जाओ। हम तो गुलशन नंदा के पाठक रहे हैं, गुलशन नंदा पाठ्यक्रम में आ रहे हैं, और हटाए कौन जा रहे हैं? जिनसे दृष्टि मिलती है, जिनसे सोच बनती है। और इसलिए लुगदी साहित्य कहिए या सत्ता का पृष्ठपोषक साहित्य कहिए, ये हर सत्ता की राजनीति का हिस्सा है। और इसलिए राजनीति की जो चर्चा मुझे लगता है लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है जो लुगदी साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मकसद तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक साहित्य क्या है और क्या नहीं, इसको नहीं समझ लिया जाए। साहित्य को छोड़िए आप अभिषेक जी, 2500 साल पहले चलिए बुद्ध के साथ। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान बुद्धि एक बेड़ा के रूप में दे रहा हूँ, पार उतारने के लिए, माथा पर ढोकर चलने के लिए नहीं। अब नाव पर सवार होते हैं, और नाव को क्या पार उतरने के बाद माथा पर लेकर चलते हैं? तो नाव क्या है?
पार उतरने का साधन है। ज्ञान क्या है? जीवन जीने का माध्यम है। और इसीलिए साहित्य की छोड़ दीजिए, ज्ञान पढ़ाइए। ज्ञान होगा तभी साहित्य आप रचेंगे। और इसीलिए बुद्ध ने आनंद, बुद्ध के पटु शिष्य थे, आनंद ने पूछा बुद्ध से कि आप नहीं रहेंगे तब किसको माने, किस आधार पर हम तय करेंगे सही है कि गलत है? बुद्ध ने साफ साफ कहा, मैं जो कहूँ उसको भी मत मानो, शास्त्र में जो है उसको मत मानो, तुम्हारे पूर्वज पुरखे जो कह रहे हैं उसको मत मानो, पंडित मौलवी पुरोहित जो कहते नहीं मानो। मानो किसको? जो तुम्हारे विवेक से, तर्क से सही मालूम पड़े। और इसीलिए आज तर्क और विवेक को मारा जा रहा है। जो बुद्ध ने 2500 साल पहले का, आज का सत्ता उसको आज कब्र में दफनाना चाहता है। आइए, आप कब्र से जो दफनाने की कोशिश की जा रही है उसको जिंदा कीजिए। यही तो साहित्य का काम है। साहित्य का काम और क्या है? तोड़ो नहीं, जोड़ो, अंधेरे में नहीं भटकाओ, रोशनी में चलने की ताकत दो। और इसीलिए अगर कहीं से सत्ता केंद्र के जरिए लुगदी साहित्य बटा जा रहा है तो इतिहास आप बदल डालेंगे, विज्ञान नहीं बदल सकते हैं आप। इतिहास के सिलेबस को चेंज कर दीजिए, कोर्स से आप चीज़ों को हटा दीजिए, लेकिन लेखक कभी भी अपने आप को बेच नहीं सकता है, उसकी कलम बिक नहीं सकती है, और वो रचेगा वही रोशनी पैदा करेगा। इसलिए हम लिख रहे हैं, लिखते रहेंगे। आपने बहुत अच्छी बातें कही। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, साहित्य भाषा की संरचना भर नहीं है। और देर चलाइएगा, और लोगों से सवाल ले। बस दो सवाल आपसे है, और थोड़ा सा इतना देर रुके तो कुछ देर और धैर्य बनाए रखें। साहित्य भाषा की संरचना भर नहीं है। जो लोग इसे खाली भाषा समझते हैं वह साहित्य को नहीं समझ सकते हैं। साहित्य एक मूल्य है, एक प्रतिमान है। हर भाषाई अभिव्यक्ति, विज्ञापन या गाली गलौज को साहित्य नहीं कहा जा सकता है। लुगदी साहित्य में जिसकी भरमार होती है। साहित्य देश और भाषा की सीमाओं में उत्पन्न होकर भी, जैसा कि आपने पूर्व में भी इंडिकेट किया, जो मानवतावादी मूल्यों और सिद्धांतों को संचालित करती है। विश्व की साहित्य स्वीकृतियाँ ही रचनात्मक मूल्य है। भाषा मात्र पाठक समूह तय करते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बात चाहे श्रृंगार की हो या भक्ति साहित्य की। सर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अगर कहीं आप मिस करें तो हमसे पुनः रिपीट करवा लें। बात चाहे श्रृंगार की हो या भक्ति साहित्य की, भारतेंदु युग की हो या द्विवेदी युग की, छायावाद की हो, प्रगतिवाद की हो या प्रयोगवाद की, अथवा नए दौर की नई कहानी कविताओं की, साहित्य के हर युग को किसी न किसी वाद ने किसी न किसी रूप से प्रभावित किया है। और भले ही प्रगतिवाद एक सफल आंदोलन के रूप में उभरा, आज भक्ति या श्रृंगार को लिखकर आप कवि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो विमर्श होता है वह स्त्रीवाद, आधुनिकता, अस्मितावाद, यथार्थवाद से भी आगे बढ़कर उत्तर यथार्थवाद की ओर साहित्य चल रहा है। पर्यावरणवाद चल रहा है, विज्ञानवाद चल रहा है। समकालीन दौर में आप प्रगतिवाद की प्रासंगिकता को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या प्रगतिवाद के आवश्यक तत्व जैसे रूढ़ियों का विरोध, शोषकों के प्रति विद्रोह, शोषितों के प्रति सहानुभूति, क्रांति की भावना, यथार्थ चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण, मार्क्स का गुणगान, सांस्कृतिक समन्वय, नारी भावना आदि के रूप में संशोधन की आवश्यकता को आपको महसूस होती है, ताकि प्रगतिवादी लेखक भी समकालीन विश्व साहित्य में कदम ताल कर सकें? देखिए, ये सब इतनी शास्त्रीय बातें आप उठा रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्रगतिशील साहित्य को समझने के लिए। अरे जीवन को पहचानिए। वाल्मीकि के समय में कोई प्रगतिशील साहित्य था, उसकी कोई अवधारणा थी, और वाल्मीकि ने देखा 2 क्रंच मिथुन रथ पक्षी को व्याधा ने मार डाला, उनके मुंह से पहली काव्य धारा निकल पड़ी। इसको क्या कहिएगा? प्रतिक्रियावादी। यही है प्रगतिशीलता।
जीवन के सुख को जो छीने वो हमलावर है, आक्रांता है। और जो करुणा से आक्रोश पैदा हुआ और जो कविता फूटी वही तो प्रगतिशीलता है। और इसलिए हम प्रेमचंद और सज्जाद जहीर से नहीं जोड़ते हैं प्रगतिशीलता को, हम जोड़ते हैं आदि कवि वाल्मीकि से, जिसने क्रोंच मिथुन रथ क्रोंच के वध को देखकर कविता रच दिया। व्याधा को उन्होंने शत्रु माना। तो जीवन के जो व्याधा है उनके खिलाफ जो आज भी खड़ा है वही है प्रगतिशील साहित्य। और इसलिए ये बड़ा प्रगतिशील है। जो हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, जो समाज के अंदर जो जड़ता है, रुढ़ता है, जो बाधाएं हैं, उससे आगे बढ़ने का जो हौसला रखे वही प्रगतिशीलता है। इसलिए ये अरमान आनंद जी, नीलेश जी को छोड़िए कि प्रतिक्रियावाद क्या है, प्रगतिशीलता क्या है, समकालीनता क्या है, बताएं। जीवन से प्यार करो, प्रेम करो, करुणा पैदा करो और उससे जो सृजित हो वही साहित्य है, वही प्रगतिशील साहित्य है। और इससे आज इतर जो है वही कचरा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस शास्त्रीय बात के लिए हम आप कितना समय बर्बाद करेंगे। इस सब के लिए तिनको दरबार मिलता है, ये इस काम को करते कराते रहे। नहीं, इसको पूछने के पीछे मेरा एक मकसद था जी, क्योंकि आपका ओपिनियन जानना। आप ओपिनियन था कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए सचिव रहे हैं, जीवन को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए हमारे भीतर प्रेम रस हो, हमारे भीतर करुणा हो। और साहित्य में अगर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, नागार्जुन ने कहा आक्रोश भाव भी आवश्यक है। अगर घृणा नहीं होगी आक्रोश नहीं होगा। हम किससे घृणा करेंगे? जिससे घृणा करेंगे वो त्याज्य है। किसके प्रति आक्रोश करेंगे? जो समाज के सामने एक भयावह चेहरा लिए खड़ा है, उससे हम घृणा करेंगे, उसके ऊपर आक्रोश प्रकट करेंगे। और वही तो साहित्य है, उसको प्रगतिशील साहित्य। प्रेमचंद ने क्या कहा इसको याद रखिएगा। साहित्य के उद्देश्य में प्रेमचंद की अमर पंक्ति है कि प्रगतिशील और अप्रगतिशील क्यों खोजते हो? साहित्यकार स्वभाव से विद्रोही होता है। अगर उसके हाथ कलम है तो सच ही लिखेगा, वो नहीं कहेगा कि जला डालो, काट डालो, मार डालो। और इसलिए हर साहित्यकार प्रगतिशील है। और अगर किसी स्वार्थ के बस अगर वो भटकता है तो पथभ्रष्ट है, दिग्भ्रमित है। और इसीलिए हम साहित्य को जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं, इसलिए कि जीवन उससे अनुप्राणित होता है और जीवन से साहित्य लेता है। साहित्य से जीवन, जीवन से साहित्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम इस संवाद कार्यक्रम को विराम देंगे, लेकिन उससे पहले मैं बेगूसराय जनपद के नए लेखकों से आप क्या उम्मीद रखते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा जो आप अपना संदेश मंच से दें। थोड़ा संक्षिप्त संदेश ही हो। कोई संदेश नहीं, प्रेम करो, प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं। प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, यही संदेश है। जिस दिन प्रेम खत्म होगा जिंदगी समाप्त होगी। नमस्कार सर, कि आपका जो जिस उपन्यास की चर्चा अभी की गई है, माधवी सम प्रिय नहीं को, उस उपन्यास में आपने हम लड़कियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। उनके परिवारजन जब वो वापस आती है तो उसको अपना लेते हैं। जो उसका भाई उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है वो कर नहीं पाता है। वो पहले ज़माने की बात थी। आज के ज़माने में जब युग इतना इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, आगे बढ़ गया है और हम समाज को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं। हमारा मतलब अब वो पुराने ज़माने की बात जो अपहरण और वो सब होता था वो तो अब नहीं रहा, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो एक सेकंड के लिए, तो आपने हमारे सामने आदर्श रखा कि उस लड़के ने शादी की, उसके बाद वो स्वाभिमान से जी, अपना कुटीर उद्योग चलाई, सबको मतलब साथ में लेके सबका उद्धार किया, जो भी है। और आपने एक और उदाहरण दिया कि स्वाभिमान से जी सीता, जब उनको त्याग दिया गया तो वो आत्महत्या कर ली, लेकिन सामने नहीं आई क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था। आज के ज़माने में अगर हमारे साथ ज़बरदस्ती हो जाए, वो तो रुक गया वहाँ पर, ज़बरदस्ती नहीं हो पाई, लेकिन आज हो सकता है। तो उसके लिए इस उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने एक ही विकल्प है कि मतलब
आत्महत्या कर लिया जाए। कुष्ठ रोगी भी स्नान करने जाते हैं, थूक खकार भी हम फेंकते हैं और नदियाँ बहा ले जाती हैं। नदियाँ पवित्र होती हैं, हमारी माँ बहन है, उन नदियों के समान है। अगर कोई व्यभिचार करे उसके साथ तो नदियों की तरह उसकी जीवन धारा कहीं से भी आत्मकुंठित नहीं हो, कहीं से भी वो अपराध बोध से ग्रसित नहीं हो। ये चेतना पैदा करनी होगी कि हम नदी, हम कूड़े कचरे को बहा ले जाती है, लेकिन स्वच्छ जल हम देकर जीवन निर्माण करती है। तो हमारी माँ बहन है, अगर ये संकल्प धारण कर ले कि मेरा क्या दोष है, यही तो है इस उपन्यास में। आज कॉल गर्ल बनाई जाती है लड़कियां, मोबाइल कल्चर जो पैदा किया गया है, क्या है, प्रलोभित किया जाता है। बूढ़ा आदमी और जवान बन के जिस तरह से मोबाइल से संपर्क बनाता है, वो क्या मोबाइल पर किस तरह का खेल रचता है कि शादी ब्याह तक की नौबत आ जाती है, और इसके बाद वो ठगी हुई लड़की कहीं का नहीं रह पाती है। तो ये इस युग में भी उस बदले हुए रूप में संस्कृति कलुषित रूप में आज सामने है। आपको उस संस्कृति को नकारना और स्वच्छ संस्कृति को अपनाना, ये दृढ़ता तो पैदा करनी होगी। और ये दृढ़ता पैदा करने के लिए लड़के अगर कहीं किसी लड़की के साथ व्यभिचार करके निकल जाता है तो माँ बाप उसको कहते बहादुर है, पुरुष है, पुरुष की ये शक्ति है। और स्त्रियाँ समाज के अंदर आज भी उसी नज़र से देखी जाती है जो कहती, आप बोल रही है पुराने ज़माने की बात। आज भी स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में, पितृ प्रधान समाज में आज बराबरी का हक कानून से भले मिल गया है, सामाजिक शक्ति नहीं बन पाई है। और इसलिए सामाजिक मान्यता के लिए आपको आगे आना होगा, संघर्ष करना होगा। और उसमें जो पुरुष समाज के अंदर जो चेतनशील लोग हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे। और इसलिए कहीं से भी कुंठाग्रस्त होने की जरूरत नहीं। आपका क्या कसूर है? किसी को नशा सेवन करा के अगर उसकी संपत्ति लूट लिया जाता है, अगर किसी की इज्जत आबरू से कोई खेल लेता है तो उसमें उस लड़के का क्या कसूर है? और इसलिए ये आत्मबल, ये शक्ति आपके भीतर जगानी होगी कि हम आदि शक्ति है। और इसलिए आदि शक्ति का मतलब क्या हुआ कि हम समाज के अंदर कुरूपताओं से लड़ेंगे। दुर्गा का नाम क्यों पड़ा? दुर्गा जब सभी निरुपाय हो गए, पुरुष हतमिर्च हो गए, संघर्ष करने की क्षमता नहीं रह गई, तो अपने दुर्ग की हिफाजत के लिए माँ आगे आई। अपने बच्चों को, गाय अगर बछड़ा के नजदीक आप जाते हैं तो गाय किस तरह से आक्रमण करती है, अपने बछड़े को बचाने के लिए माँ के सामने से अगर उसके बच्चे को कोई छीनना चाहे तो माँ जब तक जिंदा रहेगी संघर्ष करती रहेगी। और इसीलिए ये शक्ति जो है, इस शक्ति को जगाना पड़ेगा, इसी शक्ति को सुलाने की कोशिश की। इसलिए नारी पुरुष की समानता का ये जो सिद्धांत है, ये सांस्कृतिक क्रांति के द्वारा संभव होगा। और सांस्कृतिक क्रांति अकेले पुरुषों के जरिए नहीं हो सकता जब तक आप आगे नहीं आए। व्यक्तिगत रूप से कुछ भोगा हुआ, देखा हुआ, कुछ समाज में सुना हुआ और कुछ कल्पनाओं से, तो आपका जो वर्तमान उपन्यास है उसमें क्या है? यह तीनों का सम्मिश्रण है। उसमें क्या है? ये सभी चीज़ें एक समान हैं। आप जो भोगते हैं, जो सवाल आपके भीतर पैदा होता है, आप जो सोचते हैं, भोगने के साथ साथ आप सोचते हैं दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अलौकिक है, जो है लौकिक है। और इसीलिए आप किसी चीज़ को देखकर ही कोई कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना उड़ान नहीं भर सकती है, जीवन के साथ जुड़ी हुई कल्पनाएं साहित्य के रूप में सामने आती है। और इसलिए यथार्थ और कल्पना, इसका संजोग आप बनाते हैं अपने अनुभवों से, अपनी संवेदनाओं से। और जो आप सोचते हैं वही अगर आप बोलते हैं, उसी को आप लिखते हैं, वही तो साहित्य है। कुछ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, कुछ यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। तो आपके समझ से आपका जो साहित्य है किस कैटेगरी में आएगा, किस पर? देखिए, जैसे मुसलमान है, ये अगला है, ये पिछड़ा है, और पिछड़ा में भी ये पिछड़ा से पिछड़ा है। तो साहित्य को भी क्यों बांटते हैं? अरे जीवन है इसमें,
जीवन को प्यार कीजिए। साहित्य में जीवन तराशिए। जिसमें जीवन नहीं है, जीवन को उष्मा देने की ताकत नहीं है, जीवन को सुंदर बनाने की ताकत नहीं है, उसको आप जिस रूप में भी देखिए। हम तो नहीं देखेंगे, हम तो साहित्य को जीवन से देखते हैं। और इसीलिए हमारे लिए न जाति और धर्म है, उसी तरह से साहित्य में भी वर्गीकरण की बात दूसरे लोगों के लिए है, शास्त्रज्ञों के लिए है। मेरे लिए है कि मैं जो सोचता हूँ वो कोई कल्पना से नहीं, जो भोगा हुआ यथार्थ है उसी से, और उससे जो प्रस्फुटित हुआ उसी को जो हमने प्रकट किया कि समाज के हित में क्या हो। एक वैज्ञानिक क्या करता है? प्रयोग करता है। एक प्रयोग फेल करता है, दूसरा प्रयोग करता है। बोरिंग करने वाला क्या करता है? यहाँ पानी नहीं निकलता है, दूसरी जगह खोदता है, वहाँ पानी निकल आता है, सफल हो जाता है। तो यही है साहित्य। आप बोरिंग करते हैं, आप धरती के नीचे से तेल निकालते हैं, आप वैज्ञानिक ईजाद करते हैं, तो साहित्यकार भी एक ईजाद करता है कि जीवन को जो पढ़ा देखा समझा उसी को उसने लिखा। और इसलिए वर्गीकरण करने दीजिए, बहुत लोग हैं करने के लिए। हम लोगों के लिए है कि कैसा हम हैं, क्या हमको होना चाहिए, और कैसा हमारा समाज है, कैसा हमारा समाज होना चाहिए। और इसलिए समाजोन्मुखी हम जो प्रतिबद्धता की बात होती है, हम कहते हैं सामाजिक प्रतिबद्धता हो, मनुष्य के प्रति प्रतिबद्धता हो, और वही आपके प्रतिबद्धता को विचारधारा के ऊपरी सोपान तक पहुंचाएगा। जीवन दृष्टि आपकी जो होगी वही आप रचेंगे। जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। समय का दर्पण है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं कि साहित्य की गहराई में हमारे उपस्थित दर्शकों ने जो गोता लगाया है, और आदरणीय राजन सर ने हर एक प्रश्न का जिस बेबाकी के साथ, जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने जवाब दिया, और आरंभ में इन्होंने उपन्यास के बारे में बताया, और उपन्यास के बारे में इन्होंने जिज्ञासा उत्पन्न की। निसंदेह सर की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी, और जितना हम सर को सुने उतना और सुनने को जी चाहता है। और यही तो शिक्षा है कि शिक्षा हमारे जिज्ञासा को और बढ़ाती है। और आज की यह जो सार्थक संवाद हुआ, सार्थक परिचर्चा हुई, इसके लिए हम अपनी ओर से आदरणीय अभिषेक सर के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने जिस अंदाज से प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक साहित्य की वर्तमान परिवेश से लेकर वर्तमान परिस्थितियों तक इन्होंने जो प्रश्न पूछा है सर से, और सर ने अपने जिस अंदाज में उसका बखान किया है, हम समझ रहे हैं कि हमारे सारे दर्शक, सारे श्रोता इनके उत्तर से तृप्त हो गए होंगे। हम अपनी ओर से, नराकाश की ओर से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से एवं कल्याण केंद्र की ओर से, आयोजन समिति की ओर से हम आदरणीय राजन सर के प्रति एवं आदरणीय अभिषेक सर के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सर आपने आज हमें ज्ञान गंगोत्री में गोता लगाने का अवसर प्रदान किया। हम आभार व्यक्त करते हैं तमाम जिले के शिक्षाविद जो कि एक साथ शीर्ष पंक्ति में विराजमान हैं। हम तमाम शोधार्थियों का, तमाम सुधी दर्शकों का एवं इस आयोजन में सहयोग करने वाले अपने तमाम सहयोगियों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और चूँकि आज हमारा इस महोत्सव का चौथा दिन है और कल सर बता दें कि ठीक 11 बजे इसी सभागार पर कविता उत्सव का आयोजन होना है। और कविता उत्सव इस अर्थ में कि राज्य भर के ख्याति लब्ध 13 कवि अपनी उपस्थिति से, अपनी कविताओं से, अपनी छंद से और शब्दों की चटनी से इतना मनोरंजन करेंगे भरपूर श्रोताओं का। तो कल के समारोह के लिए हम आप सभी दर्शकों को हम आमंत्रित करते हैं कि
आप कल प्रातः 11 बजे इसी कल्याण केंद्र के सभागार में आएं और हमारा यह वार्षिक पुस्तक मेला शब्द पर्व दिनांक 16 अप्रैल 2023 तक चलेगा। पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।